प्यारे विद्यार्थियों, तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत रसायन। हम पूर्व की वीडियो में आपका विलेन वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज से इस चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है। अब मैं क्या करूंगा, प्रत्येक वीडियो पर अपना पार्ट डाल दे करूंगा कि यह आपका पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। तो यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पार्ट नंबर 1। इसी की सीरीज में आपको सभी वीडियो प्राप्त होंगी। कल की वीडियो में आपको पार्ट नंबर 2 प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं वैद्युत रसायन क्या होता है। तो सबसे पहले आप, चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन, तो पहले आप चैप्टर का नाम ही समझिए, चैप्टर का नाम में क्या है, वैद्युत रसायन ही क्या होता है, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाए दें, आप पहले वैद्युत रसायन का मतलब समझें कि वैद्युत रसायन क्या होता है। वैद्युत रसायन देखिए, वैद्युत रसायन बोले या वैद्युत रसायन बोले, चैप्टर का नाम वैद्युत है कि वैद्युत रसायन है, बात एक ही है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है दोस्तों आपका वैद्युत रसायन, हमने चेक किया, ठीक है। देखो, वैद्युत रसायन को हम पढ़ रहे हैं, तो वैद्युत रसायन को पढ़ने से पहले आप जानते हैं वैद्युत का मतलब होता है क्या, वैद्युत ऊर्जा, क्या वैद्युत यानी वैद्युत ऊर्जा, और रसायन का मतलब है रासायनिक ऊर्जा, क्या रासायनिक ऊर्जा। देखो, वैद्युत रसायन का आप मतलब समझें, वैद्युत का मतलब वैद्युत ऊर्जा, रसायन का मतलब है रासायनिक ऊर्जा। तो आप समझें, जो आपकी वैद्युत रसायन है यह एक रसायन विज्ञान की का एक शाखा है, यह रसायन विज्ञान की एक शाखा है, जिस शाखा में हम क्या करते हैं, जो आपकी विद्युत ऊर्जा है और रासायनिक ऊर्जा है, इन दोनों के मध्यम क्या पढ़ते हैं, इन दोनों के मध्यम संबंध के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इनके संबंध के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये क्या है, रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के मध्य क्या करते हैं, संबंध के बारे में पढ़ते हैं। वैद्युत रसायन क्या है, आपकी जो रसायन विज्ञान है, यानी आपकी जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की यह क्या है, एक तरह की ब्रांच है, क्या है, एक शाखा है। इस शाखा के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के मध्य संबंध देखते हैं कि वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में क्या संबंध है, किस प्रकार का संबंध है, ठीक है। और संबंध के बारे में पढ़ते हैं, और किसके बारे में पढ़ते हैं, संबंध व अंतर परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, अंतर परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं, अंतर परिवर्तन के बारे में। मतलब हम वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच में संबंध देखेंगे, क्या संबंध है, क्या संबंध है। वाह, अंतर परिवर्तन, अंतर परिवर्तन मतलब वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना। किस प्रकार बदलती है विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो इसी का जो हम अध्ययन करते हैं, इसे ही हम क्या बोलेंगे, वैद्युत रसायन बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन ध्यानपूर्वक सुने, मैं क्या बोलूँगा, यह क्या है, रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में संबंध व अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, आपका वैद्युत रसायन कहलाता है, ठीक है। उसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, पेपर में पूछ सकता है कि वैद्युत रसायन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा, प्यारे विद्यार्थियों, हमने वैद्युत रसायन की यहाँ पर परिभाषा लिखी, हमने क्या लिखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा में संबंध व अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, आपका वैद्युत रसायन कहलाता है, ठीक है। तो हमने वैद्युत रसायन की परिभाषा देखी, यह क्या थी, एक रसायन विज्ञान की शाखा थी, तो यह आपके यहाँ पर डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब इसको हम मिटालते हैं। मिटाने के बाद अब हम पढ़ेंगे सेल। सेल सुना है आपने, एक रिमोट में सेल होता है, ठीक है। सेल एक प्रकार की युक्ति है, डिवाइस है, उसका भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, हम इसको इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
देखें सेल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइस, यानी डिवाइस। देखो सेल क्या है? सेल एक आपकी भौतिक युक्ति है। क्या है? भौतिक युक्ति है जो क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, व रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं सेल। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, सेल क्या होती है? सेल आपकी क्या होती है? सेल आपकी एक भौतिक युक्ति होती है जो क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, तो वही आपकी क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आप लिखेंगे वह भौतिक युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, सेल कहलाती है। तो आई होप आपको यह डेफिनेशन समझ में आई होगी, तो आप इसको नोट करें ध्यान पूर्वक। तो अब हम देख रहे हैं सेल के प्रकार ऊर्जा रूपांतरण के आधार पर। आप लिखेंगे सेल के प्रकार किसके आधार पर? हम देख रहे हैं, आप पुस्तक में लिख सकते हैं ऊर्जा रूपांतरण के आधार पर, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन के आधार पर ऊर्जा रूपांतरण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी, आधार पर। ठीक है, तो ऊर्जा रूपांतरण के आधार पर जो आपकी सेल है, सेल होती है दो प्रकार की। ठीक है, तो पहला प्रकार है आपका गैल्वेनिक सेल। क्या है? गैल्वेनिक सेल, जिसका एक और नाम है जिसको हम वोल्टेक सेल भी बोलते हैं। वोल्टेक सेल, वोल्टेक सेल, अरे सेल। और दूसरी है आपकी विद्युत अपघटनी सेल। तो चल इसको आप छोड़ भी सकते हैं, आप इसी से काम चला लें, गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल से। ठीक है, तो हमने लिखा गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। देखो अब ध्यानपूर्वक समझें, हम एक एक सेल को हम ध्यान से समझेंगे। जो आपकी गैल्वेनिक सेल है, इसको हम आगे आने वाले दिनों में इसको लगभग 1 या 1.5 दिन पढ़ेंगे। जो आपकी गैल्वेनिक सेल है, यह क्या करती है? यह विद्युत ऊर्जा को, तो जो आपकी गैल्वेनिक सेल होती है दोस्तों, यह क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो आप क्या लिखोगे? यह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। क्या कहलाता है आपका? गैल्वेनिक सेल कहलाता है। ठीक है, और ये क्या कर देगी? यह सेल क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी। आप क्या लिखोगे? यह विद्युत अपघटन द्वारा
प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड विभव को समझने के लिए आपको कुछ यहाँ पर मैं उदाहरण देना चाहूँगा, इसके माध्यम से आप समझेंगे। तो मान लीजिए, ध्यानपूर्वक समझें। तो इलेक्ट्रोड विभव की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोड विभव। अब ध्यानपूर्वक समझें। तो आपको क्या करनी है, कोई धातु की प्लेट लेके आनी है। धातु की प्लेट यानी किसकी भी ले आओ, कॉपर की, आयरन की, सिल्वर की प्लेट, यानी धातु की कोई प्लेट ले आओ, ठीक है। तो मान लीजिए मैं कोई धातु की क्या ले आया, प्लेट ले आया। धातु की कोई प्लेट ले आया, मतलब आप जैसी धातु की प्लेट लेकर आओगे उसी का आपको इसमें विलयन भरना पड़ेगा। मान ली सपोज डेट मान लीजिए यहाँ पर मैं प्लेट लेकर आया, किसकी, कॉपर की प्लेट लेकर आ गया मैं, ठीक है। तो आप में इसमें विलयन भरना पड़ेगा किसका, इसमें आपको विलयन भरना पड़ेगा किसका, कॉपर का विलयन भरना पड़ेगा। यानी कॉपर का विलयन कौन सा होगा, कॉपर सल्फेट। क्या होगा, कॉपर सल्फेट होगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट का विलयन लेना पड़ेगा क्योंकि आपने कॉपर की प्लेट ली है। अगर मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर आयरन की Fe की प्लेट ली होती तो क्या आप फेरस सल्फेट का वो लेते, FeSO4 का सॉल्यूशन लेते, ठीक है। तो अभी मैं किसी भी मेटल के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। तो आप यह मान लें कि जो मैंने प्लेट ली है कोई M मेटल के लिए, M यानी कोई भी मेटल हो सकती है, कोई भी धातु हो सकती है, ठीक है। M धातु की कोई प्लेट है यह आपकी, ठीक है। मैंने इसको इसी के विलयन में डुबोया, यानी M सल्फेट का कोई ना कोई विलयन होगा, ठीक है। अभी मैं उदाहरण के रूप में समझाया, ठीक है। M धातु की कोई आपकी प्लेट है, इसको मैंने इस विलयन में रखा। तो इस विलयन में जैसे ही रखूंगा तो क्या होगा, ये प्लेट क्या धीरे धीरे गलने लग जाएगी। क्या लगेगी, धीरे धीरे यह प्लेट गलने लग जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं प्लेट धातु की बनी है, धातु की प्लेट किसकी है, धातु की। तो और धातु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं, धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। तो जैसे ही आपने यह प्लेट इस सॉल्यूशन में डाला, विलयन में डाली, तो यह प्लेट क्या होगी, धीरे धीरे गलने लगी। क्या लगी, धीरे धीरे गलने लगी। और इसके गलने से क्या होगा, इसके यह किस में टूट गई, यह आयन में टूट गई। किस में टूट गई, आयन में, आयन में टूट गई। यानी यह किस में, आयन में टूट गई, ठीक है। आयन में टूटेगी मतलब M प्लस में टूट गई, 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 आयन में टूटी है ना, ठीक है। और आपको पता है कोई धातु की प्लेट है वो आयन में टूट चुकी है, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे इस प्लेट में। तो मैं इलेक्ट्रॉन भी दिखा दे रहा हूँ, ये रहे आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन है, यह प्लेट आपकी आयनों में टूट चुकी है, ठीक है। आप इधर देखें, यह आपका इधर ये इलेक्ट्रॉन का कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश ही तो होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। और यह देखो आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो आप दिखाए नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है कि नहीं है। तो आपको जैसे मान लीजिए आपका ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, इधर आपका पॉजिटिव 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 नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या हुआ, अट्रैक्शन होती है कि नहीं होती, आकर्षण होता है। अब ये क्या हो रहा है, देखो दूर दूर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो इसमें है, ये आपके आयन दिखाई दे रहे हैं, ये आयन किस में पहुंच जाएंगे, इस विलयन में जाएंगे। यानी ये पॉजिटिव है, नेगेटिव से अलग हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। और ये आपको पॉजिटिव नेगेटिव दिखाई दे रहा है, यह क्या आपका आवेश है, आवेश यानी क्या, चार्ज है, आवेश है। तो नेगेटिव से कौन बिछड़ रहा है, आपका पॉजिटिव बिछड़ रहा है, ठीक है। यानी क्या हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव का आपका आवेश है, आवेश में क्या हो रहा है, पृथक्करण हो रहा है। क्या हो रहा है, पृथक्करण हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, आवेश का क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है आपका आवेश का पृथक्करण, यानी आवेश अलग हो रहा है, पृथक्करण। क्यों कि नेगेटिव से पॉजिटिव अलग हो रहा है, और नेगेटिव क्या आवेश है आपका, यानी क्या हो रहा है यहाँ पर आवेश का पृथक्करण हो रहा है। तो जब कहीं भी आवेश का पृथक्करण होता है तो एक विभव उत्पन्न होता है। क्या होता है, एक विभव उत्पन्न होता है। क्या होता है, एक विभव उत्पन्न होता है, जैसे हम क्या कहते हैं, कहाँ गया ये, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आया, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मतलब जब किसी प्लेट को हम किसी विलयन में डालते हैं तो क्या होता है,
आवेश के पृथक्करण के कारण एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, आपने देखा कि प्लेट को मैंने डाला तो इसके आयनों में टूट गई प्लेट और इसके इलेक्ट्रॉन ये अंदर ही अंदर रहेंगे। अब पॉजिटिव दूर जा रहा है तो सीधी बात है आवेश का विभाजन हो रहा है, पॉजिटिव निकल रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे जब किसी धातु की प्लेट को उससे संबंधित विलयन में डाला जाता है जब किसी धातु की प्लेट को उससे संबंधित विलयन में डाला जाता है तो आवेशों लिख लो, आवेशों के पृथक्करण के कारण विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो आशा है आपको इलेक्ट्रोड विभव समझ में आया होगा। जो आपकी प्लेट एम थी वह किस में टूट गई, आयनों में टूट गई। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करती है, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, बाहर निकाल देती है। क्या करती है, इन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है। अब ध्यानपूर्वक समझना, एम नाम की आपकी कोई धातु थी। ठीक है, धातु कैसे होती है, ठोस होती है। ठोस को दिखाते हैं सॉलिड यानी एस। ठीक है, एम यानी आपकी मेटल यानी धातु कैसी थी, ठोस थी। तो उसका क्या हुआ, वह किस में टूट गई, आयन में टूटी, यानी प्लस एम में टूटी। अब ये आपको देखो किस में टूटी, प्लस एम में टूटी। अब ये नहीं पता कितने एम में टूटी, कितने प्लस एम थे, यहाँ बहुत सारे हैं। यहाँ पे तो क्या पता कितने, 10, 5, 15, हमें तो पता नहीं कितने हैं। तो मैं यहाँ लगा दूंगा क्या, एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितनी बार टूट गई, नहीं है दादा। ठीक है, तो मैंने एन क्यों लगाया, पता नहीं एम कितने आयन बने, हमें तो पता नहीं कितने आयन बने। यहाँ पर देखो प्लस एम, पता नहीं कितने आयन बने, तो मैंने लिख दिया एन एम। एन का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके जो मेटल थी सॉलिड वह किस में टूटी, आयन में टूटी। आयन में टूटेगी, देखो जितने आयनों में टूटेगी उतने ही वह इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी। मान लीजिए उसने प्लस के 5 आयन छोड़े, तो उसको प्लस के 5 आयन में टूट गई वो, तो उसको 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए एन एम आयन छोड़े तो कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे, इसको एन इलेक्ट्रॉन ही छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन ही छोड़ने पड़ेंगे। आपकी एम कोई मेटल थी, वह आयनों में टूटी और इतने एन इलेक्ट्रॉन उसने छोड़े, एन आयन में टूटी और एन ही इलेक्ट्रॉन छोड़े। अब ध्यानपूर्वक समझना, आपने कक्षा 10 में, नहीं कक्षा 10 की नहीं, 11 की बात है, 11 में आपने डेफिनेशन सुनी हो। आपकी कोई धातु की प्लेट है, क्या है, धातु की प्लेट। इसी धातु की प्लेट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। इस प्लेट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो आपने डेफिनेशन सुनी होगी, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचयन। किसी भी इलेक्ट्रोड से क्या, इलेक्ट्रॉनों का निकलना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, चूंकि इसमें क्या हो रहा है, चूंकि इसमें उपचयन होता है। हाँ, उसी के नीचे क्योंकि इसमें उपचयन होता है, किस पे, इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इसलिए हाँ, उसी के नीचे लिखें, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, उपचयन उत्पन्न हो रहा है।
उपचयन हो रहा है ना इसमें, और उपचयन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ विभव भी उत्पन्न हुआ है, विभव भी तो उत्पन्न हुआ है। जो उपचयन की वजह से आपका जो विभव उत्पन्न हुआ है उसी को कहेंगे हम क्या, ऑक्सीकरण विभव। क्या कहेंगे, इसलिए इसे ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। इसमें उपचयन होता है, मतलब इसमें उपचयन के कारण तो विभव उत्पन्न हुआ, ये रहा आपका विभव। तो जो विभव उत्पन्न हुआ उपचयन की वजह से, इसलिए हमने क्या बोला इसको, ऑक्सीकरण विभव बोला। क्या बोला हमने इसको, ऑक्सीकरण विभव बोला। देखो आपको समझना है इसको, ये 11वीं क्लास में आप पढ़ चुके हो, बस इसको समझना है। क्यों, क्योंकि आपको पेपर में मिलेगा, अभी सवाल आएंगे, कहेगा ऑक्सीकरण विभव ज्ञात कीजिए। अब आप कहोगे ऑक्सीकरण विभव हम तो जानते ही नहीं क्या होता है, तो आपको बस सिर्फ समझना है कि हाँ इसे ऑक्सीकरण विभव बोलते हैं। आपको बस सवाल मिलेगा कि आपको कहेगा ऑक्सीकरण विभव ज्ञात कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, तो आपको यह पता चला, ऑक्सीकरण विभव पता चला। अब छोटी सी हेडिंग डालना क्या, अब नहीं देखो, आपका ये ऑक्सीकरण विभव था, यहाँ पर सारी की सारी प्लेट थी, तो कहीं पर बैठकर हम ना कोई तो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं पर तो बैठकर हम ये वाला प्रयोग कर रहे होंगे। मान लो यहाँ पर कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो। अगर तुम उस जगह का दाब है, दाब जो प्रेशर है उसको क्या ले लो आप, कांस्टेंट ले लो, यानी क्या ले लो, नियत ले लो। जहाँ पर आप इस प्रयोग को कर रहे हो वहाँ पर जो दाब है उसको नियत मान लो, कांस्टेंट मान लो। ठीक है, टेम्परेचर भी क्या मान लो, जो तापमान है उसको भी क्या मान लो, कांस्टेंट मान लो। ठीक है, और जो आपने विलयन लिया है इसको भी आप मान लो ये क्या, 1 मोलर है। क्या है, 1 मोलर है। विलयन कैसा, 1 मोलर है। यदि आप सब कुछ मानक मान रहे हो, मानक यानी स्टैंडर्ड, फिक्स आप मान रहे हो, ये सब फिक्स है, हाँ इतना टेम्परेचर है, इतना दाब है, इतना विलयन है, निश्चित है, सब आप फिक्स करके बैठे हुए हो, तो उस अवस्था में जो आपका ऑक्सीकरण विभव है वह कहलाता है मानक ऑक्सीकरण विभव। क्या कहलाएगा, मानक ऑक्सीकरण विभव। कब, जब आप इस सब की सब तामझाम क्या हो, फिक्स हो कि हाँ इतना विलयन है, इतना दाब है, इतना टेम्परेचर है, इस अवस्था में जो आपका ऑक्सीकरण विभव है क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मानक ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मानक ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखोगे मानक स्थिति में, मानक स्थिति में, हाँ उसी के नीचे लिखें, एक लाइन लगा के बस, मानक स्थिति में, मानक स्थिति में, मानक स्थिति में ऑक्सीकरण विभव को, मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। मानक स्थिति में बात करें, स्टैंडर्ड कंडीशन में बात करें, सब कुछ फिक्स करके इसको नापें, तो यह आपका ऑक्सीकरण विभव है उसको हम क्या कहेंगे, मानक ऑक्सीकरण विभव। इसको देखो, मानक ऑक्सीकरण विभव आपको दिखाई दे रहा है, इसकी फुल फॉर्म होती है मानक ऑक्सीकरण विभव, फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मानक ऑक्सीकरण विभव को शॉर्टकट हम बोलते हैं हम क्या, SOP। क्या बोलेंगे इसको, SOP। अब मैं इतना बड़ा नाम नहीं लूंगा, मानक ऑक्सीकरण विभव, इसको सिंपल बोलूंगा SOP। तो दोस्तों अब आप देखेंगे, अब हम फिर वही पुनः तो एक विलयन बनाएंगे, सॉल्यूशन लेंगे, इस सॉल्यूशन में एक धातु की प्लेट डालेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक धातु की प्लेट डाली इसी सॉल्यूशन में, मान लीजिए जिसकी प्लेट है उसी का हमने इसमें सॉल्यूशन लिया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कोई M आपकी कोई धातु है, ठीक है, और इसमें क्या होगा, आयन भरे होंगे, क्योंकि इसी का हमने इसी से संबंध यहाँ पर क्या लिया, इसी से संबंध यहाँ इसका विलयन लिया है, तो इसी से संबंध यहाँ पर आयन भी होंगे, ठीक है। अब आप देखना पिछली बार क्या हो रहा था, पिछली बार में क्या हो रहा था, यह प्लेट क्या कर रही थी, इलेक्ट्रॉन छोड़ रही थी, क्या कर रही थी, इलेक्ट्रॉन छोड़ रही थी।
इस बार क्या होगा, यह प्लेट है आपकी बाहर से क्या लेगी, इलेक्ट्रॉन लेगी, क्या लेगी, बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगी, बाहर से क्या लेगी, इलेक्ट्रॉन लेगी, बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगी। इसके पास तो खुद के इलेक्ट्रॉन तो हैं, बाहर से और ले रही है, क्या ये बाहर से इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है, बाहर से इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये विलयन किसका है, इसी से संबंधित, इसी से संबंधित, इसी धातु से संबंधित यहाँ पर क्या है, विलयन है, ठीक है। हाँ, इसी से, इसी धातु से संबंधित इसमें क्या विलयन भरा हुआ है, तो उस विलयन से क्या होगा, ये इसके उसी विलयन से, इसी विलयन से क्या निकलेंगे आपके आयन निकलेंगे, किसके, इसी धातु के क्या निकलेंगे, आयन निकलेंगे। क्यों, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होगा, निगेटिव, जो बाहर से आए हैं। और विलयन में क्या होगा, इसी का, इसके आयन उपस्थित होंगे, यानी प्लस का आयन उपस्थित होगा, प्लस एम प्लस एम। तो प्लस एम क्या कहेगा, अरे इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन है, कहाँ से आ रहे हैं, कम से आ रहे हैं, हमें क्या करना, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके जो आयन है, इसके एम प्लस आयन है, वह क्या करेगा, अरे उस प्लस निगेटिव है, मैं इसके पास जाऊंगा, तो आपका प्लस आयन है, आयन इसके पास आएंगे, इसके क्या आएंगे, इसके पास आएंगे, इसके क्या आएंगे, इसके पास आएंगे, इसके पास आएंगे। तो आप ध्यान से देखना, अब देखना, देखो अब ध्यान से देखना, क्या इसमें प्रक्रिया उल्टी हुई है, पहले से प्रक्रिया क्या हुई है, इसमें उल्टी हुई है। पहली वाली प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे थे, इस बार ये प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं, जो आपका प्लस आयन है वो भी इसके पास जा रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे प्लस की एम आयन है, संख्या तो पता नहीं कितनी है, तो मैं मान ले रहा हूँ किसके संख्या नहीं कितनी है, प्लस की एन संख्या है, प्लस की एन एम संख्या है, ठीक है। कितने आयन है, एन एन आयन है, ठीक है। तो एन आयन से एन ही इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे होंगे, क्या जुड़ेंगे, एन ही इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे होंगे। जब एन आयन से एन इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे होंगे तो आपका क्या बनेगा, आपकी मिलकर धातु नहीं बन जाएगी, धातु का निर्माण नहीं हो जाएगा, धातु का निर्माण हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है, हाँ धातु का निर्माण हो जाएगा। तो आपने देखा पहली प्रक्रिया में क्या हो रहा है, यह जो आपकी धातु थी वह प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन में टूट रही थी, इसमें क्या हो रहा है, प्लस के आयन और इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या कर रहे हैं, धातु का निर्माण कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इस प्रक्रिया में आयन जुड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे इसके पास, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। उस वाले में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन छोड़े जा रहे थे, इसने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन अपने छोड़े थे, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को लिया है, इलेक्ट्रॉन लिया है। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को लेता है उसको क्या बोलते हैं हम, अपचयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। और जिस प्लेट, तो आप यहाँ पर देखें इस प्लेट पर क्या हो रहा है, इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी यह प्लेट इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है। तो आप देखें जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है उसको बोलते हैं हम क्या, अपचयन। तो मैं कह सकता हूँ इस प्लेट पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो हम लिखेंगे, आप लिखोगे चूंकि, कुछ नहीं ऐसे लिख दो, आप लिखो चूंकि इस प्लेट पर, इस प्लेट पर, इस प्लेट पर अपचयन होता है, अपचयन होता है, क्या हो रहा है, क्योंकि इस प्लेट पर अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है इस पेपर पर। और कंडीशन तो वही रहेगी, देखो ये रहा नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव, तो इनमें भी आवेश का पृथक्करण होगा, विभव का निर्माण होगा। लेकिन विभव कौन सा होगा, यहाँ पर उपचयन हुआ, अपचयन हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ अपचयन विभव उत्पन्न होगा, क्या होगा, अपचयन विभव उत्पन्न होगा। अपचयन विभव उत्पन्न होगा, ठीक है, अपचयन विभव उत्पन्न होगा, ठीक है। तो यदि दोस्तों मैं क्या करूं, जितना मैंने तामझाम लिया इसको मैं फिक्स कर लूं, यानी टेम्परेचर फिक्स कर लूं, दाब फिक्स कर लूं, इसका आयतन एक मोलर फिक्स कर लूं, एक मोलर मान लूं इसका आयतन। तो इस कंडीशन में जो आपका विभव होगा, अपचयन विभव होगा, वह क्या कहलाएगा, मानक अपचयन विभव कहलाएगा, ठीक है। तो मैं लिखूं मानक स्थिति में, मानक स्थिति में
अपचयन विभव मानक स्थिति में अपचयन विभव मानक अपचयन विभव कहलाता है। मानक अपचयन विभव कहलाता है। मानक अपचयन विभव कहलाता है। और मानक अपचयन विभव को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसको शॉर्टकट में बोलेंगे SRP। क्या बोलोगे इसको? हाँ, SRP बोलेंगे। यानी मानक स्थिति में अपचयन विभव को मानक अपचयन विभव कहते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी SRP। ठीक है, तो कल से मैं बोलूंगा SRP SOP। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।